Good afternoon, everyone. Today we are going to take the third lecture on advanced econometric methods. This is paper 5D, and as I have already told you, it is an optional paper. ये एक ऑप्शनल पेपर है, पेपर 5D, और जो लोग लेना चाहते हैं जिनके पास मैथमेटिकल बैकग्राउंड है और इकोनोमेट्रिक्स उन्होंने अच्छे से पढ़ रखी है पहले 2 सेमेस्टर्स में, तो वो इस पेपर को ले सकते हैं। और लास्ट टाइम पे जो हमने लेक्चर लिया था मेथोडोलॉजी ऑफ इकोनोमेट्रिक्स पर, उसमें 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को कवर किया था और साथ साथ एक थर्ड पॉइंट भी उसमें बताया था। वो 2 पॉइंट जो हमने पिछले लेक्चर में मेथोडोलॉजी के कवर किए थे, उसमें पहला पॉइंट था कि हाउ टू स्पेसिफाई द इकोनोमेट्रिक मॉडल, कि आप स्पेसिफिकेशन कैसे करेंगे, सिंपल स्पेसिफिकेशन इकोनोमेट्रिक मॉडल का। तो पहला है टू स्पेसिफाई द रिलेशनशिप अमंग वेरिएबल्स, और वो रिलेशनशिप अमंग वेरिएबल्स हमने बताया था कि मैथ्स में तो सिंपली y इज ए फंक्शन ऑफ x हो जाता, y डिपेंडेंट वेरिएबल होता और x इंडिपेंडेंट या एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल होता, जिसकी वजह से y में चेंजेस आते हैं। और स्पेसिफिकेशन जब इकोनॉमिक्स में हम करते हैं तो हमने बताया था वहां पे आपको वेरिएबल्स भी स्पेसिफाई करने पड़ते हैं। y है क्या, टोटल यूटिलिटी है, टोटल प्रोडक्शन है, टोटल रेवेन्यू है, प्रॉफिट है, आपको y को डिफाइन करना पड़ता। लेकिन मैथ्स में सिंपली वी राइट एज y, और x आपका एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल है, वो भी डिफाइन करना पड़ता है कि अगर आउटपुट है किस पे डिपेंडेंट है, लेबर पे, कैपिटल पे, या दोनों पे। यूटिलिटी है, क्वांटिटी ऑफ गुड कंज्यूम्ड पे डिपेंडेंट है। रेवेन्यू है, आउटपुट पे डिपेंडेंट है। कॉस्ट है, आउटपुट पे डिपेंडेंट है। इन्वेस्टमेंट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पे डिपेंडेंट है। सेविंग है, इनकम पे डिपेंडेंट है। तो आपको सारे वेरिएबल्स वहां पे x और y डिफाइन करने पड़ते हैं और स्पेसिफाई करने पड़ते हैं, x है क्या, y क्या है। और इनके अलावा क्योंकि इकोनॉमिक्स में तो हम कैटरस पेरिबस मान लेते हैं, अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट, तो जब अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट हम कह देते हैं तो केवल हम इनकम का सेविंग्स पे क्या प्रभाव है या आउटपुट का कॉस्ट पे क्या इम्पैक्ट है या मनी सप्लाई का प्राइस पे क्या इफेक्ट है, वो चीज हम एनालाइज करते हैं। लेकिन इकोनोमेट्रिक मॉडल में जब आप चीजें वेरीफाई करने लगते हैं तो वहां पे अदर फैक्टर्स के लिए आपको एक स्टोकेस्टिक या रैंडम टर्म लेना पड़ेगा, जिसे हम यूआई कहते हैं। तो इकोनोमेट्रिक मॉडल एक स्टोकेस्टिक मॉडल है, क्योंकि उसमें हमें यूआई बताना पड़ता है, एक रैंडम टर्म है। वो रैंडम टर्म ओमिटेड वेरिएबल्स को तो कंसीडर करता है, इसके अलावा भी कोई एरर है, एरर इन मेजरमेंट है या एरर इन एग्रीगेशन है, उसको भी यूआई कैप्चर करता है। तो यूआई एक नहीं मल्टीपल चीजों के इफेक्ट को कैप्चर करता है, और हर प्रभाव को अलग करना उसमें संभव नहीं है, इसीलिए उसे व्हाइट नॉइज टर्म कहते हैं। और साथ ही साथ यूआई के कुछ एजम्पशंस हैं, मीन जीरो है, वेरिएंस कांस्टेंट है, और वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता विद मीन जीरो एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर। तो ये एजम्पशन अगर होल्ड करते हैं तो हम ये कह सकते हैं यूआई जो है व्हाइट नॉइज टर्म है, और वो व्हाइट नॉइज टर्म जो है बहुत सारे फैक्टर्स उसमें शामिल हैं,
उनको सेपरेट करना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए उसका नाम व्हाइट नॉइज दिया गया। लेकिन उसके साथ साथ व्हाइट नॉइज टर्म को वो प्रॉपर्टीज भी होल्ड करनी पड़ेंगी जो आपको बताई हमने। मीन जीरो है, वेरिएंस कांस्टेंट है, और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, तभी हम व्हाइट नॉइज कहेंगे। और जो मैथमेटिकल मॉडल्स हैं वो y और x की रिलेशनशिप खाली बताते हैं, उसमें हम स्टोचैस्टिक टर्म नहीं लेते, इसीलिए मैथमेटिकल मॉडल डिटर्मिनिस्टिक है। x की एक वैल्यू के लिए आपको एक y की वैल्यू मिलेगी। और इकोनॉमिक मॉडल्स हमने आपको बताया वो जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं उनके बीच रिलेशनशिप बताते हैं। जो लेस इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं वो हम इग्नोर करते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक रिलेशनशिप जो इकोनॉमिक थ्योरी है वो कोशिश उसकी रहती है कि जो मेन फैक्टर्स हैं उनका क्या इम्पैक्ट होगा एक दूसरे पे, उसको एनालाइज करने की कोशिश करती है। और जब बहुत मेन फैक्टर्स हम लेते हैं तो जो लेस डोमिनेंट फैक्टर्स हैं उसे हम छोड़ देते हैं। तो इसीलिए इकोनॉमिक थ्योरी जो है ज़्यादातर वो कंडीशंस अगर होल्ड होंगी तभी वो सत्यापित या वेरीफाई होगी, नहीं तो नहीं होगी। तो ये स्पेसिफिकेशन है, और साथ साथ दूसरा पॉइंट भी इसमें हमने कवर किया कि टू ट्रांसफॉर्म द स्पेसिफाइड रिलेशनशिप इनटू एक्चुअल रिलेशनशिप जब हम ट्रांसलेट करते हैं फंक्शनल फॉर्म से, तो तीन ब्रॉडर फॉर्म हमने आपको बताए थे। एक लीनियर फॉर्म था, एक डबल लॉग फॉर्म था, एक सेमी लॉग फॉर्म था। लीनियर फॉर्म इस्तेमाल होता है लेकिन कम इस्तेमाल होता है, ज़्यादातर डबल लॉग फॉर्म या सेमी लॉग फॉर्म यूज करते हैं। डबल लॉग फॉर्म में आपको जो एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल है उसका कोएफिशिएंट इलास्टिसिटी बताता है, और सेमी लॉग फॉर्म ज़्यादातर हम लोग ग्रोथ रेट के लिए निकालते हैं, यूज करते हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फंक्शनल इनटू एक्चुअल फॉर्म, ये भी एक इम्पॉर्टेंट स्टेप। इसके अलावा भी और फॉर्म्स है, मैंने आपको बताया थे लास्ट टाइम पे, जब जरूरत पड़ेगी आप उनको कंसिडर कर सकते। और लास्ट में ये जो रिलेशनशिप है, दे आल्सो प्रोवाइड सोर्स ऑफ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस का सोर्स का मतलब ये भी आपको बताया था कि क्या वेदर देयर इज अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑफ एक्स ऑन वाई। तो हाइपोथेसिस हम लोग नल और ऑल्टरनेट बनाते हैं, नल हम लोग टेस्ट करते हैं, और नल का मतलब है नो रिलेशनशिप। तो वहाँ हम लिखते हैं देयर इज हार्डली एनी रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई, या देयर इज हार्डली एनी इम्पैक्ट ऑफ एक्स ऑन वाई। और जो ऑल्टरनेट है देयर इज सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑफ एक्स ऑन वाई। अगर आप प्री सपोज कर सकते हैं, पहले से मान सकते हैं कि एक्स का पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा, तो वो रिलेशनशिप में आप मेंशन कर सकते हैं कि देयर इज हार्डली एनी पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ एक्स ऑन वाई एंड देयर इज अ सिग्निफिकेंट पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ एक्स। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा श्योर नहीं हैं तो वहाँ पे साइन पॉजिटिव या नेगेटिव को आप मत डालिए, और जो साइन आए वो आपको लेना पड़ेगा, लेकिन उसका जस्टिफिकेशन आपको वहाँ देना पड़ेगा। और मैंने लास्ट टाइम पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई थी कि कई बार आपकी हाइपोथेसिस होल्ड नहीं करती, तब आपको ये देखना पड़ता है हाइपोथेसिस क्यों नहीं होल्ड करती। और जितने भी बड़ी इकोनॉमिक थ्योरीज या इकोनॉमिक डेवलपमेंट या इकोनॉमिक ग्रोथ थ्योरीज बनी हैं, वो इस बात को लेकर बनी है कि हाइपोथेसिस होल्ड नहीं की। तो हाइपोथेसिस अगर होल्ड ना करे तो घबराने की बात नहीं है, बल्कि आप आपको और रैशनलाइज करना पड़ेगा अपनी थिंकिंग को कि क्यों नहीं होल्ड कर, एंड यू कैन गेट सम वेरी गुड आंसर्स एंड दैट प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी फॉर फर्दर डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरीज।
आज का जो लेक्चर है ये भी मेथोडोलॉजी ऑफ इकोनोमेट्रिक्स पर है। यहाँ पे 2 पॉइंट आज कवर करे हैं, एक एस्टिमेशन और दूसरा इन्फरेंस। ये दोनों पॉइंट भी हम लोग आपको पहले पढ़ा चुके हैं। एक रिवीजन की फॉर्म में आप इसको टेकअप कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से कंसेप्ट समय के साथ साथ आप भूल सकते हैं। तो जो लास्ट टाइम पे आपको हमने बताया था कि 3 फॉर्म्स हैं, डबल लॉग, सेमी लॉग और एक सिंपल लीनियर रिलेशनशिप। तो उन रिलेशनशिप्स को आप एस्टिमेट कैसे करेंगे? एस्टिमेशन बहुत इंपॉर्टेंट। तो आज हम उसी एस्टिमेशन को टेकअप करेंगे और फिर इन्फरेंस कैसे ड्रॉ करते हैं या क्या निकाल सकते हैं। ये एस्टिमेशन ऑफ सिंगल इक्वेशन रिलेशनशिप यहाँ बताई गई है। एस्टिमेशन ऑफ सिंगल इक्वेशन रिलेशनशिप, और यहाँ दिया हुआ है कि जो पैरामीटर्स हैं ए बी, वैसे तो अल्फा जो पैरामीटर है उसकी जगह हम ए का इस्तेमाल कर सकते हैं और बीटा की जगह बी का, क्योंकि कई बार हमें बीटा कैप और अल्फा कैप लिखने में दिक्कत आती है। हालांकि यहाँ मैंने लिखा हुआ है, क्योंकि जब हम बीटा कैप को यहाँ ट्रांसफर करते हैं अल्फा कैप को, तो इट डजंट स्टे एट वन पॉइंट। इसको एक जगह पे रोकना बहुत मुश्किल है स्लाइड के ऊपर। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि अल्फा जो है बेसिकली ए को इंडिकेट कर रहा है और बीटा बी को इंडिकेट कर रहा है। y इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा एक्स, अगर केवल 2 वेरिएबल है, लीनियर रिलेशनशिप है, तो अल्फा का एस्टिमेट अल्फा कैप है, एस्टिमेट ऑफ अल्फा इज अल्फा कैप, और A12 मैंने लिख दिया, A12, और बीटा का एस्टिमेट बीटा कैप है या B12 है। वैल्यूज ऑफ बोथ इज एस्टिमेट्स आर डिटरमिन्ड एज, दोनों एस्टिमेट्स की वैल्यू आपको बता चुके हैं कि बीटा कैप या B12 आप निकालते हैं समेशन xi yi अपॉन समेशन xi स्क्वायर। ये स्मॉल अल्फाबेट है, आपको हमने बताया था लास्ट ETA की क्लास में कि जो स्मॉल अल्फाबेट है दे आर डेविएशंस फ्रॉम मी। स्मॉल xi इज कैपिटल xi माइनस x बार, स्मॉल yi क्या है, कैपिटल yi माइनस y बार। तो बीटा कैप या B12 स्मॉल xi yi अपॉन समेशन xi स्क्वायर, ये रिलेशनशिप आपको पहले पढ़ाई थी, आपको ये माइंड में रखनी है। A12 आप निकाल सकते हैं, अल्फा कैप उसे कहते हैं A12, इक्वल टू y बार माइनस बीटा कैप x बार, यानी y का जो मीन है y बार और बीटा कैप आप निकाल चुके हैं और x का मीन x बार, उससे अल्फा कैप निकाल सकते हैं या A12। अगर आपके पास 2 से अधिक वेरिएबल्स हैं, y और x की जगह पे मान लीजिए 3 वेरिएबल्स हैं, y है, x2 है, x3 है, इसको हम मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल कहते हैं। मैनुअली आप 3 वेरिएबल तक एस्टिमेट कर सकते हैं, लेकिन 3 से ज़्यादा होंगे तब आपको किसी सॉफ्टवेयर को यूज करना पड़ेगा। तो वो भी अभी डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी पहले 3 अगर हैं तो उसका एस्टिमेशन कैसे होगा। बीटा 1 का एस्टिमेट बीटा 1 कैप है या A1.23। आप पॉइंट की रिलेशनशिप याद रखिए, बीटा 1 कैप कह लीजिए या A1.23। बीटा 2 का एस्टिमेट है बीटा 2 कैप, या डेसिमल में लिख दीजिए B12.3, और बीटा 3 का एस्टिमेट है बीटा 3 कैप, और इसको आप लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखा नहीं है, B13.2। अब पॉइंट का रेलिवेंस हम आपको बता चुके हैं कि जैसे B12.3 है, तो इसका मतलब है कि पहले तो ये समझ लें कि जो y है
उस पर x2 का भी इन्फ्लुएंस चल रहा है और x3 का भी। अब सवाल उठता है x2 का इन्फ्लुएंस y पे कितना है, तो हमें x3 के इफेक्ट को हटाना पड़ेगा। y वेरिएबल 1 है हमारा, x2 सेकेंड वेरिएबल है, x3 थर्ड वेरिएबल। तो जब हम लिख रहे हैं B12 यानी सेकेंड का 1 पे क्या इम्पैक्ट है आफ्टर एलिमिनेटिंग द इफेक्ट ऑफ थर्ड। तो 0.3 का मतलब है तीसरे वेरिएबल के इफेक्ट को खत्म करने के बाद x2 का y पे क्या प्रभाव है। और इसी तरह जब B1 3.2 निकालेंगे तो दूसरे के इफेक्ट को खत्म करके ये देखेंगे थर्ड का फर्स्ट पे क्या इम्पैक्ट। तो जितने वेरिएबल्स आप बढ़ाएंगे आपको उनके इफेक्ट्स पहले हटाने पड़ेंगे, तब आप ये देख सकते हैं x2 का y पे क्या प्रभाव है या x3 का y पे क्या प्रभाव है, क्योंकि x2 x3 दोनों y पे प्रभाव डाल रहा है। यू हैव टू सेपरेट द इफेक्ट्स ऑफ x2 x3, और वो सेपरेशन का तरीका ये है कि आप B12.3 की वैल्यू एस्टिमेट कीजिए। कैसे एस्टिमेट करेंगे B12.3 की वैल्यू, वो हमने बताया है यहाँ पे। B12.3 का फार्मूला लिखा हुआ है, ऊपर फार्मूला दिया हुआ है और नीचे उसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिलेगा B12.3 S1 अपॉन S2। देखिए B12 है S1 अपॉन S2 इंटू R12 माइनस R13 R23 अपॉन 1 माइनस R स्क्वायर 23। तो आप B12.3 निकाल सकते हैं। ये फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, S1 अपॉन S2 इंटू R12 माइनस R13 R23 अपॉन 1 माइनस R स्क्वायर 23। पढ़ाया था आपको पहले सेकेंड सेम। इसी तरह से B13.2 लिख सकते हैं S1 अपॉन S3, ब्रैकेट में R13 माइनस R12 R23 अपॉन 1 माइनस R स्क्वायर 23। तो B13.2 को आप ऐसे एस्टिमेट कर सकते हैं। अब बचा A1.23 यानी y वेरिएबल एक तरफ है और बाकी दो एक तरफ है। तो जैसे पहले निकाला था y बार, y मीन लिया y बार माइनस B12.3 आप निकाल चुके हैं इंटू x2 का मीन x2 बार माइनस B13.2 x3 का मीन। तो y के मीन में से आपको इनके प्रोडक्ट के सम को घटाना पड़ेगा। B12.3 इंटू x2 बार B13.2 इंटू x3 बार। तो इस तरह से आप मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल, अगर 3 वेरिएबल हैं तो आप एस्टिमेट कर सकते हैं, अल्फा कैप, बीटा 1 कैप, बीटा 2 कैप, बीटा 3 कैप, या A1.23, B12.3 और B13. ये तीनों जो एस्टिमेट्स हैं बीटा 1 के, बीटा 2 के और बीटा 3 के, इनको आप एस्टिमेट कर सकते हैं। बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3 तीनों को आप एस्टिमेट कर सकते हैं, तीनों का एस्टिमेट। लेकिन अगर 3 से ज्यादा आपके पास वेरिएबल्स हैं तब मैट्रिक्स फॉर्म में इक्वेशन बनानी पड़ेगी और वो सॉल्यूशन आसान नहीं। और यहाँ पे मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल है, इसको भी हम आगे पढ़ाएंगे भी, आपको पहले भी पढ़ाया था सेकंड सेम में, कि अगर मल्टीपल वेरिएबल्स हैं यानी अगर k-1 एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल है और एक आपका डिपेंडेंट यानी टोटल k वेरिएबल्स, तो बीटा गैप निकलेगा H ट्रांसपोज X इनवर्स X ट्रांसपोज, ये बीटा गैप की वैल्यू आएगी। X ट्रांसपोज X इनवर्स X ट्रांसपोज Y, बीटा गैप का ये मान आएगा मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल। तो आपको ऐसे बीटा गैप आप
नहीं निकाल पाएंगे। आपको अगर मल्टीपल वेरिएबल्स हैं तब आपको कोई सॉफ्टवेयर लेना पड़ेगा, और वैसे भी अगर डेटा बहुत लंबा है तब भी आप सॉफ्टवेयर में लगाएं, क्योंकि मैनुअली करने में बहुत टाइम कंज्यूम होता है। अगर आप एडवांस इकोनोमेट्रिक्स पढ़ रहे हैं तो कोई सॉफ्टवेयर आपके पास होना चाहिए। आप SPSS ले सकते हैं, आप स्टैटिस्टिका ले सकते हैं, ईव्यूज ले सकते हैं, और एक मिनी टैब है। मैं ज्यादातर पर्सनली स्टैटिस्टिका यूज करता हूं, और मिनी टैब भी आप चाहे तो इस्तेमाल करके देख सकते हैं, बहुत सिंपल पैकेज है। और एक्सेल स्टेट भी आता है, एक्सेल स्टेट, वो भी आप इस्तेमाल करके देख सकते हैं, अच्छा सॉफ्टवेयर एक्सेल स्टेट। और ईव्यूज, जॉनस्टन की किताब में ईव्यूज इस्तेमाल किया गया। ईव्यूज भी सॉफ्टवेयर अच्छा है, स्टूडेंट एडिशन आता है, 2 साल का फ्री भी होगा स्टूडेंट एडिशन, आप डाउनलोड करके ईव्यूज चला सकते हैं। लेकिन डाउनलोड करके यूज करें। मेरी आप सबको, आप सबसे जितने लोग एक एडवांस इकोनोमेट्रिक्स के स्टूडेंट हैं जो वॉच कर रहे हैं, ईव्यूज स्टूडेंट एडिशन जो है मेरे ख्याल से 1 साल का या 2 साल का फ्री होगा। आप उसे डाउनलोड करके यूज कीजिए और देखिए कैसे आप करते हैं। और इंडिया का आप कंजम्पशन का डाटा ले लीजिए, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और GDP या डिस्पोजेबल इनकम का डाटा ले लीजिए, और ये देखिए कि क्या रिलेशनशिप आती है। लॉन्ग टर्म डाटा लीजिए 50-51 से लेके 2019-20 तक। आपको CSO की वेबसाइट से मिल जाएगा ये डाटा, और देखिए कंजम्पशन इनकम की रिलेशनशिप इंडिया में कितनी है। सॉफ्टवेयर जरूर चला, क्योंकि एडवांस इकोनोमेट्रिक्स कल को आप कहीं अगर जॉब लेना चाहते हैं अच्छी जगह, तो आपको सॉफ्टवेयर आना चाहिए। कंप्यूटर में, वर्ड में आप काम कर लें, एक्सेल पे काम कर लें, और कोई एक सॉफ्टवेयर स्टैटिस्टिकल इकोनोमेट्रिक सॉफ्टवेयर, स्टैटिस्टिका भी अच्छा, बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, मिनी टैब भी बहुत अच्छा है, एक्सेल स्टैट है, ईव्यूज है। ज्यादातर ईव्यूज इस्तेमाल किया गया बुक्स में। अब स्टूडेंट एडिशन देखिएगा, 1 साल का फ्री है, डाउनलोड कीजिए और चलाइए। छुट्टियों में सीखिए कुछ, छुट्टियों को वेस्ट मत होने दीजिए, ईव्यूज थोड़ा सा चलाइए। और तब आपको ये पता चलेगा, क्योंकि सॉफ्टवेयर खाली चलाना ये नहीं है, उसमें जो आंसर देगा पूरा उसको रीड करना। अगर आप उसे डाउनलोड कर लें, कंजम्पशन इनकम की रिलेशनशिप चला के देखिए, या हम बताएंगे कैसे चला सकते हैं, तो आप देखिए आपका आंसर आता है कि नहीं आता। तो डाउनलोड कीजिए, और डाटा ना मिले तो हम डाटा आपको दे देंगे। और कुछ इकोनॉमिक रिलेशनशिप्स को वेरीफाई कीजिए, क्योंकि जब तक आप यूज नहीं करेंगे तब तक आप अपने को ये नहीं कह सकते कि हमें इकोनोमेट्रिक्स आती है। बेसिक इकोनोमेट्रिक्स की नॉलेज आपको होना बहुत जरूरी है। PhD बच्चा करने आता, मैंने कईयों को सॉफ्टवेयर चलाना सिखाया है, लेकिन आप एडवांस यहीं पढ़ रहे हैं तो आप अभी सीख लीजिए। और क्योंकि जब रिजल्ट आएगा तब आपको उसे इंटरप्रेट करना पड़ेगा, उसमें जितनी चीजें उसको आपको इंटरप्रेट करना पड़ेगा। क्योंकि आज की तारीख में क्या है कि बहुत से लोगों ने बहुत तरह का सॉफ्टवेयर अपना डाउनलोड कर लिया है, और कोई ना कोई अपना डाटा लगा के उस पर आंसर निकाल लेते हैं, लेकिन इंटरप्रिटेशन उनको सही नहीं पता, और उनको ये भी नहीं पता कि उन्होंने सही काम किया कि नहीं, लेकिन आजकल सब चल रहा है।
90% लोग को इकोनोमेट्रिक्स की नॉलेज नहीं है, केवल सॉफ्टवेयर के बल पे वो अपनी इकोनोमेट्रिक्स चला रहे हैं। ये भी गलत है, इकोनोमेट्रिक्स के साथ धोखा है। और एक आर्टिकल था, उसमें एक पैरामीटर एरर टर्म था, उसकी वैल्यू 1 से ज्यादा नहीं आ सकती, 1 मतलब 100%। अब वो वैल्यू 1 से ज्यादा निकली हुई और आर्टिकल छप चुका है और किसी ने देखा नहीं, ध्यान नहीं दिया। तो सॉफ्टवेयर आपको रिजल्ट देगा, लेकिन आपको ये उसकी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि जो आंसर आपने निकाला वो सही है कि नहीं है। कोरिलेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू आप 1 से ज्यादा निकाल दे तो क्या सही आंसर? अगर एरर टर्म का करेक्शन 100% से ज्यादा नहीं हो सकता, मगर ये सब चल रहा है। तो आप इकोनोमेट्रिक्स लर्न कर रहे हैं, यू शुड ऑल्सो लर्न टू यूज सम सॉफ्टवेयर। कल को आप जाएं, आप ये कह सकें कि हाँ मैंने ये सॉफ्टवेयर सीख रखा, ये मुझे आता है। आप एक्सेल पे डायग्राम बनाना सीखें और वर्ड पे आप टाइप वगैरह करें, पीपीटी वगैरह टाइप करके उसकी पीपीटी बनाएं, तो और फिर प्रेजेंट करें उसको, तो फिर आपकी बात समझ में आएगी कि हाँ आपने कुछ सीखा। तो एक बार आप एस्टिमेशन कीजिए पहले किसी सॉफ्टवेयर से और फिर उसके बाद हम इंटरप्रिटेशन पे चलते हैं कि एक बार आपने वैल्यू निकाल ली, अब आप इन्फरेंस कैसे निकालेंगे, इंटरप्रिटेशन क्या है। तो फाइनल स्टेप जो मेथोडोलॉजी में है इज अबाउट द इन्फरेंस वी ड्रॉ फ्रॉम द एस्टिमेटेड मॉडल। जो मॉडल हमने एस्टिमेट किया उसका इन्फरेंस निष्कर्ष क्या है। In other words, whether the hypothesis about significance of relationship between variable holds or not। यानी जो हाइपोथेसिस आपने फॉर्मुलेट की है वो होल्ड करती है कि नहीं है, और साथ साथ ओवरऑल जो मॉडल आपने फिट किया है वो ऑप्टिमली फिटेड है या नहीं। तो ये दो चीजें आपको वेरीफाई करनी होती हैं। देयर आर सर्टेन टेस्ट टू असर्टेन दीज टू थिंग्स। इन दोनों चीजों को असर्टेन करने के लिए, जानने के लिए कि हमारी हाइपोथेसिस होल्ड करती है या नहीं है, और ओवरऑल जो गुडनेस है मॉडल का वो वेदर इट इज ऑप्टिमली फिटेड और नॉट, तो गुडनेस ऑफ फिट हम मॉडल का चेक करते हैं। और जो इंडिविजुअल रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स हैं उनकी सिग्निफिकेंस को टेस्ट करते हैं। अब पहले ये देखें जो इंडिविजुअल कोएफिशिएंट है उनकी सिग्निफिकेंस कैसे टेस्ट होती है। ये भी आपको बताया था, जो इंडिविजुअल कोएफिशिएंट्स हैं अल्फा कैप, बीटा कैप या A1.23 या B1 2.3 या B1 3.2, ये सिग्निफिकेंट है या नहीं है। जो कोएफिशिएंट है वो सिग्निफिकेंट है। और एक टेस्ट उसका है स्टैंडर्ड एरर टेस्ट। स्टैंडर्ड एरर हमने बताया था इज द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द एस्टिमेट। स्टैंडर्ड एरर इज नथिंग बट द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द एस्टिमेट। और टेस्ट ये है कि अगर इफ द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड एरर इज लेस देन हाफ द वैल्यू ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट, अगर स्टैंडर्ड एरर की वैल्यू रिग्रेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू के हाफ से कम है, देन एक्स हैज अ सिग्निफिकेंट इंपैक्ट ऑन पाई। यानी अगर b की वैल्यू मान लीजिए आपकी 3 है और स्टैंडर्ड एरर 1.5 से कम है, तो b आपका सिग्निफिकेंट है, यानी उसका डिपेंडेंट वेरिएबल पे एक सिग्निफिकेंट इंपैक्ट पड़ेगा। ये स्टैंडर्ड एरर टेस्ट। If the value of the standard error is less than half the value of the regression coefficient, या half the value of the estimate, less than half the value, then
एक्स हैज अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन वाई, तब आपका डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो वाई को सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस कर रहा है। और दूसरा टेस्ट है टी टेस्ट। स्टैंडर्ड एरर टेस्ट जो है एक तरह से क्रूड टेस्ट है, रफ टेस्ट है। ज्यादा प्रिसाइज टेस्ट है टी। टी आप एस्टिमेट करते हैं, टी कैसे एस्टिमेट करते हैं ये भी बताया था हमने लास्ट टाइम में। टी होता है जो आपने जैसे B12.3 निकाला तो B12.3 अपॉन स्टैंडर्ड एरर ऑफ B12.3, तो बीटा कैप अपॉन स्टैंडर्ड एरर ऑफ बीटा कैप, या अल्फा कैप है तो अल्फा कैप अपॉन स्टैंडर्ड एरर ऑफ अल्फा कैप, वो टी वैल्यू कहलाती है। तो टी इज द रिग्रेशन कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय इट्स स्टैंडर्ड एरर। जो भी रिग्रेशन कोएफिशिएंट है उसकी जो वैल्यू है उसको स्टैंडर्ड एरर से आप डिवाइड कर दीजिए, वो आपको टी वैल्यू दे देगा। तो जो रिग्रेशन कोएफिशिएंट का साइन है वही टी का साइन आएगा। साइन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये आपको लिखना जरूर पड़ेगा टी वैल्यू। ऐसा ना हो टी पॉजिटिव दिखे और स्टैंडर्ड है जो रिग्रेशन कोएफिशिएंट है वो नेगेटिव हो, दोनों का साइन सेम होता है। एक रफ एस्टिमेट के हिसाब से टी की वैल्यू अगर 2.2 से अधिक है रफ, तो वो सिग्निफिकेंट है वेरिएबल। या दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं अगर टी एस्टिमेटेड टी टेबुलेटेड से अधिक है तो टी वैल्यू आपने एस्टिमेट की बीटा कैप अपॉन स्टैंडर्ड एरर ऑफ बीटा कैप या अल्फा कैप अपॉन स्टैंडर्ड एरर ऑफ अल्फा कैप, ये एस्टिमेटेड वैल्यू जो आपने खुद से निकाली, वो अगर टेबुलेटेड वैल्यू से अधिक है, आपको टेबुलेटेड वैल्यू देखनी पड़ेगी। उसमें जब टी टेबल देखेंगे तो ऊपर 5% प्रोबेबिलिटी लेवल दिया होगा। 5% का मतलब है टी टू टेल टेस्ट है, तो 5 का आधा ले लीजिए 0.025। 5% 5/100 0.05 और आधा कर दिए तो 0.025 हो गया। तो 0.025 ऊपर ले लीजिए और डिग्री ऑफ फ्रीडम n माइनस के है। जैसे 10 ऑब्जर्वेशन है n और 2 वेरिएबल है 10⁻²8, तो आप वर्टिकली 8 ले लीजिए और हॉरिजॉन्टली आप 0.025 और वो वैल्यू आप देख लीजिए। ज़्यादातर केस में 2.2 से अधिक अगर वैल्यू है आपकी तो वो उस केस में आपका रिग्रेशन कोएफिशिएंट सिग्निफिकेंट है। बुकों में 2 लिखा मिलता है, लेकिन मैंने बड़ा गौर से देखा तो 2.2 से ऊपर रहना चाहिए। किताबों में आपको 2 लिखा मिलेगा, टी की वैल्यू 2 ज्यादा तो सिग्निफिकेंट है, लेकिन वास्तव में 2.2 होना चाहिए। अब 2.2 इज क्लोज टू 2 इसलिए 2 लिख देते हैं। और लास्ट में ओवरऑल गुडनेस ऑफ फिट ऑफ द रिग्रेशन मॉडल। ओवरऑल गुडनेस ऑफ फिट ऑफ द रिग्रेशन मॉडल जो है वो आर स्क्वायर से एस्टिमेट करते हैं या एडजस्टेड आर स्क्वायर से। आर स्क्वायर को हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। और एडजस्टेड आर स्क्वायर को हम लोग आर बार स्क्वायर लिखते हैं, या एडजस्टेड कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। तो आर स्क्वायर की वैल्यू यहाँ दी हुई है 1 माइनस समेशन ई आई स्क्वायर अपॉन समेशन वाई आई स्क्वायर। समेशन ई आई स्क्वायर है अनएक्सप्लेन्ड सम ऑफ स्क्वायर और समेशन वाई आई स्क्वायर है टोटल सम ऑफ स्क्वायर। तो एक में से जब आप अनएक्सप्लेन्ड प्रपोर्शन ऑफ अनएक्सप्लेन्ड सम ऑफ स्क्वायर्स को माइनस कर देंगे तो आर स्क्वायर मिल जाएगा। एडजस्टेड आर स्क्वायर जो है ये आर बार स्क्वायर 1 माइनस समेशन ई आई स्क्वायर अपॉन समेशन वाई आई स्क्वायर, वो है जो ऊपर। यहाँ पे हम एडजस्ट करते हैं डिग्रीज ऑफ फ्रीडम से।
तो समेशन ई आई स्क्वायर की डिग्री n माइनस के है और समेशन वाई की n माइनस 1 है, तो उससे डिवाइड कर देते हैं दोनों वैल्यूज। तो आपको मिलेगा समेशन ई आई स्क्वायर अपॉन समेशन वाई स्क्वायर है ये, तो इसकी जगह 1 माइनस आर स्क्वायर आ जाएगा और n माइनस 1 ऊपर चला जाएगा, n माइनस के नीचे आ जाएगा। तो 1 माइनस, फिर ब्रैकेट है 1 माइनस आर स्क्वायर इंटू n माइनस 1 अपॉन n माइनस। अगर आर स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू 1 है, मिनिमम 0, आर स्क्वायर लाइज बिटवीन 0 एंड 1। अगर आर स्क्वायर की वैल्यू प्लस 1 के आसपास है, 0.9 है, 0.95 है, 0.95 है, 0.98 है, 0.92 है, तो आप कह सकते हैं आर स्क्वायर सिग्निफिकेंट है। लेकिन अगर आर स्क्वायर की वैल्यू 0.5, 0.6 के आसपास है, तो आपको चेक करना पड़ेगा आर स्क्वायर सिग्निफिकेंट है या नहीं। और आर स्क्वायर की सिग्निफिकेंस हम एफ रेशियो टेस्ट से करते हैं। सॉफ्टवेयर जब आप यूज करते हैं तो ये सारी वैल्यूज वहां मिलेंगी, इसमें मैंने कहा सॉफ्टवेयर यूज एफ वैल्यू वहां मिलेगी आपको। एफ का फार्मूला यहां दिया हुआ है, आर स्क्वायर अपॉन के माइनस 1। के नंबर ऑफ वेरिएबल्स है, 2 है तो 2, 3 है तो 3, नंबर ऑफ वेरिएबल। आर स्क्वायर अपॉन के माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन n माइनस के, फॉर k minus 1 and n minus k degrees of freedom at 5% probability। तो ये फार्मूले से आप एफ वैल्यू निकाल सकते हैं, आर स्क्वायर अपॉन के माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन n माइनस के। और यहाँ 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, k माइनस 1 आपको देखना पड़ेगा हॉरिजॉन्टली और n माइनस के वर्टिकली। एफ वैल्यू एफ टेबल 5% पे अलग मिलेगा, 1% पे अलग मिलेगा। आप 5% पे देख लीजिए। अगर एफ वैल्यू जो एस्टिमेट की है वो टेबुलेटेड से अधिक है तो एफ सिग्निफिकेंट है, एफ सिग्निफिकेंट। जैसे टी में था ना, टी एस्टिमेटेड है, टी टेबुलेटेड से अधिक है, तो आपका वेरिएबल सिग्निफिकेंट है, एक्स सिग्निफिकेंट है या कोफिशिएंट सिग्निफिकेंट है। यानी वो वेरिएबल जिसके साथ वो कोफिशिएंट अटैच है उसका सिग्निफिकेंट प्रभाव पड़ रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल। और आपकी नल हाइपोथेसिस वहां रिजेक्ट हो जाएगी, ऑल्टरनेट एक्सेप्ट होगी। और यहाँ पे अगर एफ सिग्निफिकेंट है तो ओवरऑल रिग्रेशन मॉडल जो है उसकी गुडनेस ऑफ फिट जो है वो बहुत अच्छी है। यानी जो मॉडल आप यूज कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है अगर एफ सिग्निफिकेंट है। तो ये फार्मूला यहाँ पे दिया हुआ आर स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर n माइनस के अपॉन n माइनस 1, ये फार्मूला है एफ का। और एफ एस्टिमेटेड अगर एफ कैलकुलेटेड से सिग्निफिकेंट है, से ज्यादा है, तो एफ सिग्निफिकेंट है, यानी आप आर स्क्वायर इज गुड, इज अ गुड ओवरऑल गुडनेस ऑफ फिट ऑफ द मॉडल जो है दैट इज वेरी रीजनेबल। और गुडनेस ऑफ फिट अच्छी है, इसका मतलब है कि जो मॉडल आपने इस्तेमाल किया बिल्कुल सही है। तो इस तरह से हम इंफरेंस निकाल सकते हैं। ये एक थ्योरेटिकल चीजें आपको बताई मैंने, और ये बुक्स हैं, इनको रेफर कर सकते हैं। और जो सॉफ्टवेयर आपको बताया है जरूर डाउनलोड कीजिए। जब डाउनलोड हो तो हमें बताइए, तो हम आपको थोड़ा डेटा दें, उससे आप अपना कैलकुलेशन कीजिए और जो रिजल्ट है उसको इंटरप्रेट करने का कोशिश कीजिए। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग बहुत जरूरी है कंप्यूटर में, थ्योरी के साथ साथ, अगर आप चीज समझना चाहते। थ्योरी आपकी मदद करती है चीजों को समझने में, लेकिन थ्योरी और प्रैक्टिकल साथ होना चाहिए, ऐसा मेरी मानना है। और हम ये चाहते हैं कि आप प्रैक्टिस करें, अभी टाइम है आज आपके पास, कल हो सकता है कम टाइम बचे। आप देखिए, अगर कोई सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड करते हैं रिव्यूज वगैरह, तो आप बताइएगा
तो आपको कुछ कैलकुलेशन हम दे सकते हैं और आप से अपना कर सकते हैं। तो इस लेक्चर में इतना ही है। लेक्चर मैंने छोटे रखे हैं क्योंकि फॉर्मूले बहुत ज़्यादा हैं और लेक्चर बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो थोड़ा आगे पीछे करके हो सकता है अभी क्लास एडवांस इकोनोमेट्रिक्स ही चले। चिंता मत कीजिएगा, लेक्चर धीरे धीरे करके एडवांस इकोनोमेट्रिक्स के आपके सामने आते जाएंगे, क्योंकि लेक्चर बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, फिर रिकॉर्डिंग करना, अपलोड करना, ये सब बड़ा काम है। इसके साथ साथ अभी यूनिवर्सिटी पीएचडी का भी एग्ज़ाम है, इसके बाद सेम फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के बीए के एमए के एग्ज़ाम सब लाइन से लगे हुए, फिर नेट का एग्ज़ाम भी बीच में लगा हुआ, तो हम लोग को हर भी यूनिवर्सिटी के काम भी देखने पड़ते हैं। तो बीच में अगर थोड़ा सा लेक्चर स्किप हो जाए या कुछ हो जाए तो डिस्टर्ब मत होइएगा। ओके, गुड विशेस, गुड लक, अपना ध्यान रखिए हेल्थ का, और बताइए सॉफ्टवेयर कोई अगर आप डाउनलोड कर लेते हैं, यू कैन टेल मी, क्योंकि कोई ई-व्यूज 1 साल के लिए लगभग फ्री है स्टूडेंट के लिए। देखिए डाउनलोड करके चला के देखिए, अच्छा लगे तो उसे यूज़ कीजिए। ओके, थैंक्स एंड गुड विशेस टू यू।